बात करेंगे अनसॉल्व पेपर के बारे में। अनसॉल्व पेपर हम सॉल्व करेंगे, ध्यान से बने रहिएगा और ध्यान से देखिएगा। कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि अनसॉल्व पेपर क्यों जरूरी होता है। अनसॉल्व पेपर हम बता देना चाहेंगे, यदि आप कितना भी क्वेश्चन सॉल्व कर लो, जब तक आप अनसॉल्व पेपर नहीं सॉल्व करते हो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का मेथड नहीं समझ में आता और वैसे भी कम समझ में आता है। और याद करने का तरीका सबसे अच्छा अनसॉल्व होता है। पहले तो आप पढ़िए, हर एक क्वेश्चन पर अपना एकदम मतलब पकड़ बना लीजिए हर एक क्वेश्चन पर। उसके बाद आप अनसॉल्व पेपर लेकर बैठिए। जितने मिनट में, जैसे 3 घंटे आपको समय मिलते हैं तो आप 3 घंटे से पहले 2.5 घंटे में करने का प्रयास कीजिए। यदि आप 2.5 घंटे में टोटल क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं तब आपका अच्छा सिलेक्शन हो जाएगा, अच्छे मार्क्स आएंगे आपके। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसी तरह के और भी इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए लास्ट तक बने रहिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में भी हम एक वीडियो और बनाएंगे अनसॉल्व पेपर का, उसके बाद मैथ का, फिर फिजिक्स थर्ड पेपर, फिजिक्स फर्स्ट पेपर, सभी का अनसॉल्व बताएंगे। डोंट वरी। अनसॉल्व पेपर ये है, फिजिक्स का सेकंड पेपर चल रहा है हमारा, फिर उसका अनसॉल्व पेपर बताएंगे। तो पहले के 10 क्वेश्चन जो होते हैं वो 2-2 नंबर के आते हैं। पहले के 10 क्वेश्चन जो होते हैं 2-2 नंबर के आते हैं, तो उनको पहले हम देख लेते हैं। आंसर नंबर फर्स्ट लिखेंगे। आंसर नंबर फर्स्ट, ये हमारा सेक्शन ए का क्वेश्चन होता है। सेक्शन ए में 10 क्वेश्चन होते हैं, 10 के 10 2-2 नंबर के होते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन अनिवार्य होते हैं। आर क्वेश्चंस आर कंपलसरी। और इसमें से ऐसा नहीं होता है कि 4 दिए गए हैं 2 करने हैं, ऐसा नहीं। वो सेक्शन बी और सेक्शन सी में होता है 4 क्वेश्चन, 4-4 क्वेश्चन दिए रहते हैं, 2-2 क्वेश्चन आपको करने पड़ते हैं, क्योंकि वो थोड़ा लॉन्ग होते हैं और जनरली तब, जिससे कि आपको सिंपल हो जाता है। चलिए इसमें देखते हैं आंसर नंबर फर्स्ट में ए क्वेश्चन क्या कर रहा है। मतलब ए बी सी डी करके ऐसे दिया रहता है, 10 क्वेश्चन दिए रहते हैं। तो हमारे पास एक अनसॉल्व है। जरूरी नहीं है कि सबके पास यही हो, तो वैसे भी क्वेश्चन सब में मिलेंगे, बस एक अनसॉल्व है। आप लोग यहाँ पर देखिएगा, आप यहाँ से देखोगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है हम वहाँ छाट छाट कर लेकर आए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दे रहा है, सो दैट, ये दे रहा है सो दैट वेक्टर ई इक्वल टू माइनस ग्रेड वी। ये हमको प्रूव करना है कि सो दैट वेक्टर इक्वल टू माइनस ग्रेड वी। अब होता कैसे है, अब इसके बारे में जानेंगे। हाँ यही है। अब इसको पहले देख लेते हैं। एज वी नो दैट, सॉल्यूशन देखेंगे इसका। हम बहुत मतलब इसके बारे में नहीं बताएंगे। वेक्टर इज इलेक्ट्रॉनिक, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, वी हमारा पोटेंशियल है, तो ऐसा कुछ हम नहीं बताने वाले हैं, क्योंकि हम अपने पूरे भी चैप्टर में करवाए हैं। तो आपको आइडिया लग गया होगा। अगर नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी जाएगी। यहाँ पर देखेंगे ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, वी क्या है, पोटेंशियल। अब वेक्टर इक्वल टू माइनस ग्रेड वी हमको प्रूव करना है। चलिए देख लेते हैं। अगर ये भी न समझते हो ग्रेड क्या है, कर्ल क्या है, डाइवर्जेंस क्या है, तो हम आपको बता देना चाहेंगे। अगर इस प्रकार से वी करके लिखा है तो ये ग्रेड वी कहलाता है। अगर इस प्रकार से डॉट प्रोडक्ट लिखा गया है तो ये डाइवर्जेंस वी कहलाता है। और इस प्रकार ये लिखा गया है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके तो ये कर्ल वी कहलाता है। ग्रेड, डाइवर्जेंस और कर्ल, ठीक। ये चीजें हमने कई बार आपको बताई होंगी, हालांकि आप लोग को पता भी है। तो ये चीज हम देखेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं, सिंस वी नो दैट, हम जानते हैं, सिंस वी नो दैट, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर, यही होता है। Q1 Q2 जब होता है तो एफ होता है, क्यू अपान आर स्क्वायर। कंफर्म हुआ यहाँ तक। अब हम वेक्टर ई के फॉर्म में लिख रहे हैं, इसलिए यूनिट वेक्टर आर आ जाता है। वेक्टर फॉर्म में ये होता है। अब हम यहां से इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानेंगे। हम निकालेंगे क्या, ग्रेड 1/r की वैल्यू। अब क्यों निकालेंगे उसका भी कारण है, चलिए निकाल के दिखा रहे हैं आपको। निकालेंगे पहले ग्रेड 1/r बराबर, अगर इसकी वैल्यू निकालें ग्रेड 1/r की, ग्रेड लिखेंगे तो मतलब डेल अपान डेल आर, क्योंकि यही तो होता है ना। ग्रेड आर लिखेंगे तो ग्रेड आर, यही चीज लिखें। और 1/r लिखें तो मतलब ऐसा कुछ। अब ग्रेड की जो डेल्टा की वैल्यू होती है डेल अपान डेल आर होती है, 1/r लिखेंगे। बस वही करने वाले हैं, डेल आर अपान 1/r। कुछ डिफरेंस है नहीं। अब क्या करेंगे, अगर हम इसको करें 1/r का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो हम आपको दिखा देना चाहेंगे। r को ऊपर ले जाएंगे तो आप पावर -1 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू होती है x पावर n -1, तो ये पहले आ जाएगा -1 r पावर -1 मतलब -1 r पावर -2 हो जाता है। कंफर्म। अगर हम इसको नीचे ले जाए -1/r स्क्वायर हो जाता है, तो इसकी जो वैल्यू आएगी -1/r का स्क्वायर। ये बच्चा कंफर्म, किसी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए।
अब हम क्या करेंगे, यूनिट वेक्टर आर हमारा आ जाएगा। अब देख पा रहे होंगे, अगर आपको दिख रहा होगा तो ये देख रहे हैं 1/r², 1/r², इसकी वैल्यू क्या है, ग्रेड 1/r, वो भी माइनस में, क्योंकि इधर माइनस है। अगर हम वैल्यू भी निकालना चाहें कि यूनिट वेक्टर आर अपान r² वैल्यू निकालना चाहते, माइनस इधर आ जाएगा, तो माइनस ग्रेड 1/r। पुटिंग दिस वैल्यू, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये वाली वैल्यू मतलब यूनिट वेक्टर r/r² की वैल्यू उठा के ले जाकर कहां रखेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में ले जाकर रखिए। जब इसकी वैल्यू उठा के ले जाकर रखेंगे क्या बचेगा, इसकी जगह क्या रखेंगे, माइनस ग्रेड 1/r लिख लीजिए। वेक्टर ई इक्वल टू 1/4πε0 इंटू क्यू तो हमारा रहेगा ही। अब इसकी जगह पर क्या लिखने वाले हैं, माइनस ग्रेड 1/r लिखेंगे ना। अब हम इसको और सॉल्व करेंगे। वेक्टर ई इक्वल टू ग्रेड तो हमारा बाहर हो जाएगा, माइनस ग्रेड अंदर चला जाए क्या, 1/4πε0 इंटू Q/r। क्यू यहां इसको अंदर ले चलिए। हम जानते हैं 1/4πε0 इंटू Q/r क्या होता है, पोटेंशियल होता है। माइनस ग्रेड पोटेंशियल कीजिएगा, ये हमारा 2 नंबर के क्वेश्चन में था, प्रूव होगा। 2 नंबर आपको मिल गया, 2 नंबर आपको मिल गया, नोट कीजिए। समझ में आया, सिंपल था। अब हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, वेक्टर इक्वल टू 1/4π इतना तो होता ही है, सब लोग जानते हो। ग्रेड 1/r की वैल्यू निकालें, इतना निकल गया। अब इसकी वैल्यू अगर निकाल, माइनस ग्रेड 1/r, इसकी जगह पर यूनिट वेक्टर r/r² की जगह पर माइनस ग्रेड 1/r रख दिए। उसके बाद हमने क्या किया, इसको अंदर से मल्टीप्लाई कर दिए, तो माइनस ग्रेड 1/4πε0 Q/r, ये पोटेंशियल वैल्यू होती है। माइनस ग्रेड भी प्रूव हुआ, ये क्योंकि आप 12th से ही जानते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन दिया जा रहा है और भी सिंपल है। यूजिंग एम्पियर्स, ये 2 नंबर का ही क्वेश्चन चल रहा है, बी वाला है कि यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू एन इनफाइनाइट स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर। हमें क्या कह रहा है, एम्पियर सर्किटल लॉ को यूज करके फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड, हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है एट ए पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर, ड्यू टू किसके कारण, एन इनफाइनाइट स्टेट कैरिंग कैरेक्टर वायर, कोई करंट कैरिंग वायर है, स्टेट करंट कैरिंग वायर है, करंट को ले जाने वाला वायर है स्टेट, उसके द्वारा इनफाइनाइट है, मतलब उसकी लेंथ इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट कोई एक लंबा तार है, उसके द्वारा ले जाया जा रहा है जो करंट, उसके कारण किसी पॉइंट पर हमें क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड, किसको यूज करके, सर्किटल लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ। सॉल्यूशन देख लेंगे। एम्पियर सर्किटल लॉ क्या होता है, एम्पियर सर्किटल लॉ अगर ना देखे हो तो हमने पढ़ाया भी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहा है, वहाँ पर लिखा होगा कि बीएससी सेकेंड ईयर का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स टोटल चैप्टर वहाँ पर मिलेगा, आप वहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। एम्पियर सर्किटल लॉ अगर देखेंगे, एम्पियर सर्किटल लॉ क्या होता है, बी डॉट डी एल ना म्यू नॉट आई, यही तो वैल्यू होती है। अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म से हटा दें, क्या निकल जाएगा, बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई, लिख सकते हैं, कोई किसी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब अगर हम लिखना चाहें, ये बी को बाहर कर लेंगे, बी हमारा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, इनटू डी एल, ये होल सरफेस लिखिए, ऐसे लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, म्यू नॉट आई। हम क्या किए हैं, एम्पियर सर्किटल लॉ में देखे होंगे, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट, किसी पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड प्राप्त करनी है, तो यहां पर जो एरिया होगा वो क्या होगा, सर्कल, बी एरिया सर्कल का एरिया क्या होता है, 2πr इक्वल टू म्यू नॉट, बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपान 2πr। नोट कर लीजिए, यही हुआ हमारा मैग्नेटिक फील्ड किसी भी वायर के लिए। नोट कर लीजिए फटाफट से। सॉरी, एक मिनट थोड़ी सी गलती हो गई, एरिया ऑफ सिलेंडर होगा, हमने सर्कल बोल दिया, सिलेंडर होगा। ये देखिए वायर जो होगा स्ट्रेट वायर है, अगर इसको थोड़ा सा मोटाई देखी जाए, कुछ मोटाई होगा इसका,
लेकिन किसके आकार का है, ये सिलेंडर के आकार का। अरे भाई सिलेंडर ऐसा ही तो होता है। कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा खाना बनाने वाला सिलेंडर सर ऐसा होता है ना। अरे बच्चों है तो वही, किसी डिस्क को रख दो ऐसे गोली डिस्क को, वो सिलेंडर बना देता है। तो ये देखो सिलेंडर बना, तो ये सिलेंडर होगा। सिलेंडर का क्या होगा, एरिया 2πr होता है। हमने गलती से सिलेंडर बजाय सर्कल निकल गया था, तो सर्कल का πr² होता है। नोट कर लीजिए, समझ में आया, क्लियर हुआ। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन निकल के आता है वो है सी, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, गिव एग्जांपल। मतलब पोलर मॉलिक्यूल और नॉन पोलर मॉलिक्यूल से आप क्या समझते हैं, इसका एग्जांपल दीजिए। अब पोलर मॉलिक्यूल और नॉन पोलर मॉलिक्यूल हमने आपको बताया था, पोलर मॉलिक्यूल ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जिसका जो मोमेंटम होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मोमेंट, देखिए जैसे हो गया कि ना व्हाट इज पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल। जब हम बात करेंगे पोलर मॉलिक्यूल की, किसकी बात करेंगे, पोलर मॉलिक्यूल की, तो इसमें बताएंगे जिसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो होता है वो जीरो नहीं होता है पोलर में, और नॉन पोलर में इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जीरो होता है। इसमें जीरो नहीं होता तो वो पोलर होता है। तो पहले देख लेंगे, सॉल्यूशन में लिखेंगे पोलर मॉलिक्यूल, एग्जांपल के साथ हमें बताना है, हम निकालना भी बताएंगे। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कैसे निकालते हैं, कैसे जानेंगे ये पोलर ही है। लिखेंगे दोज मॉलिक्यूल विच इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज नॉट जीरो इज कॉल्ड, क्या कहलाता है, पोलर मॉलिक्यूल। मतलब ऐसे मॉलिक्यूल जिसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं हो। अब ये क्या होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, फॉर एग्जांपल के लिए अभी हम समझा रहे हैं। जैसे पोलर मॉलिक्यूल्स में कौन कौन से आते हैं, बात कर लेंगे H2O, NH3 हो गया, ठीक, HCl, सॉरी एटसेट्रा, ठीक। ये सब क्या होते हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं। कौन से मॉलिक्यूल, पोलर मॉलिक्यूल्स। अब देखिए मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकालते हैं, सॉरी डाइपोल मोमेंट कैसे निकालते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अगर हम बात करें H2O की, इसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जीरो है या नहीं है, पहले ये चेक करना होगा हमको। H2O की अगर बात करें हम, सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। एक चीज आप ध्यान देंगे, जब हम यहाँ पर कोई चार्ज लेते हैं, मान लिए -Q, मान लिया +Q, उसके बीच में कुछ डिस्टेंस होनी चाहिए। तो इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा, मान लेते हैं सेंटर इसका A है या L ही इसके बीच का डिस्टेंस है, कुछ भी मान लो, ठीक। अब फिजिक्स में जो हम पढ़ते हैं, इसकी माइनस से प्लस की तरफ होता है, इसका जो डायरेक्शन होता है माइनस से प्लस की तरफ, ये फिजिक्स में होता है। बट केमिस्ट्री में हम पढ़ते थे प्लस से माइनस की तरफ, हमने केमिस्ट्री में पढ़ाया भी था, प्लस से माइनस की तरफ होता है, ये केमिस्ट्री में होता है। बट फिजिक्स में हम पढ़ेंगे माइनस से प्लस की तरफ। और भी इसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे, हालांकि हमने इसके बारे में और भी बताया है कि डाइपोल मोमेंट हमने बढ़िया से बताया, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, वो भी जाकर देख लीजिए, हमने लेक्चर में बताया हुआ है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, सब लोग जानते हो। और इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की, डाइपोल मोमेंट इक्वल ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्या होता है, चार्ज जो भी चार्ज हो जाए इनटू लेंथ, चार्ज इनटू लेंथ, ये डाइपोल मोमेंट होता है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, किसी किसी में लेंथ 2a लिया होता है, इसलिए 2qa भी दिखा जाता है। बट लेंथ इनटू चार्ज, ये हमेशा ध्यान दीजिए, प्लस या माइनस से मतलब नहीं होता। हालांकि हम बात करेंगे यहाँ पर कि किसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जीरो है या फिर किसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं है। ध्यान से देखेंगे H2O का स्ट्रक्चर कैसे होता है, ऑक्सीजन हो गया, ये रहा हाइड्रोजन, ये रहा हाइड्रोजन, ऐसा ही होता है। हम जानते हैं इसका डायरेक्शन क्या होता है, माइनस से प्लस की तरफ। तो ऑक्सीजन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये इधर माइनस होगा और इधर पॉजिटिव, मतलब इधर माइनस डेल्टा आएगा, इधर से प्लस डेल्टा। तो इसका डायरेक्शन कैसे हुआ, कुछ ऐसा। और उधर यही केस इधर भी होगा, माइनस डेल्टा इधर आएगा, प्लस डेल्टा इधर आएगा, क्योंकि इट इज ए इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। देख पा रहे हैं ना। तो ये अपोजिट डायरेक्शन में है, बट
कब कटते हैं? जब कुछ ऐसे होते हैं ये, तब इनका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जीरो होता है। बट क्या ऐसे हैं? नहीं, ये कुछ ऐसे इधर इसके तरह है, तो इसका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जीरो नहीं है, ये बेंड हुए होते हैं। क्यों? कोई बताएगा? कमेंट बॉक्स में लिखिए या फिर लाइव सेक्शन में लिखिए, क्यों ये बेंडिंग अवस्था में होते हैं H2O? ऐसा क्यों होता है बताइए? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहां पर ऑक्सीजन पर हमारे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। NH3 में देख लेते हैं, नाइट्रोजन हो गया, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन द हाइड्रोजन, तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है माइनस से प्लस की तरफ, इधर भी और इधर भी, एक दूसरे को कोई भी कट नहीं की, इसलिए इसका म्यू मतलब इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज नॉट जीरो। इसके अगर जीरो नहीं है तो इसे क्या बोलेंगे? यहाँ पर म्यू से क्या फिजिक्स में पी से दर्शाते हैं और केमिस्ट्री में म्यू से दर्शाते हैं। ठीक, जीरो नहीं है, अतः ये क्या है? हमारा पोलर मॉलिक्यूल्स है। अगर हम यहीं पर बात कर लें नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स की, सिंपल सा बात है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स लिखेंगे दोज मॉलिक्यूल, those molecule which electric dipole moment is zero is called, वो क्या कहलाते हैं हमारे? सॉरी, नॉन पोलर मॉलिक्यूल कहलाते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। यही चीज ध्यान दीजिएगा, अगर नॉन पोलर हो तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जीरो होता है, अगर पोलर हो तो जीरो नहीं होता है, जस्ट अपोजिट है। फॉर एग्जांपल के लिए अगर देखना चाहेंगे H2O2 CH4 एक्सेट्रा, ये सब क्या होते हैं? हमारे नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं। क्या कहलाते हैं? नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। क्लियर हुआ? अगर देखना भी चाहें, जैसे H2 हो गया, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन कोवेलेंट बॉन्ड बना है, दोनों में से बराबर की इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी है इसमें, मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता दोनों में बराबर है। ऑक्सीजन में भी उतना ही है, इलेक्ट्रॉन जितना ये ग्रहण करेगा, जितनी क्षमता इसके पास उतनी क्षमता इसके पास है, अर्थात इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान नहीं हो पाएगा। जैसे ये इसके इलेक्ट्रॉन को नहीं खींच सकते और ये इसके इलेक्ट्रॉन को नहीं खींच सकते। इलेक्ट्रॉन न खींचने के कारण न तो किसी पर पॉजिटिव जाएगा, न ही किसी पर निगेटिव आएगा, जिसके कारण हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जीरो होगा। बात आती है CH4 की या CCl4, ऐसे कुछ भी ले लीजिए, CH4 की या CCl4 ले लीजिए, इट्स सकता CCl4 हो गया, CH4 हो गया, एक्सेट्रा। ठीक, कंप्लीट, समझ में आया? मतलब सिंपल सा बताना है, जिसमें नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स वैसे होते हैं जिसका डायपोल मोमेंट जीरो होता है, जिसका डायपोल मोमेंट जीरो ना हो वो हमारा पोलर मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। नोट कीजिए फटाफट से, अगला हम चर्चा करते हैं। अगला जो क्वेश्चन निकल के आ रहा है, डिस्टिंग्विश अमंग डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक, इन तीन के तीनों सब्सटेंस में हमें डिस्टिंग्विश निकालना है, अंतर दिखाना है। तो आप चलिए सॉल्यूशन में लिख लेते हैं। हमने आपको बताया भी था क्या अंतर होते हैं, तो इसमें लिख लेंगे डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, इसमें लिख लेंगे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, मैग्नेटिक सब्सटेंस, और इधर लिख लेंगे हम फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। इन तीनों सब्सटेंस में हमें डिस्टिंग्विश निकाला, मतलब अंतर स्पष्ट करने हैं। तो आप किस प्रकार से अंतर स्पष्ट करेंगे? ठीक, अंतर स्पष्ट करना है तो हम आपको बता देना चाहेंगे, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर, किसमें? स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड रखने पर हम क्या करते हैं, ध्यान समझिएगा। अगर जैसे मान लीजिए इसके, मान लीजिए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, अगर उसमें हम इसको रख दिए डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को, तो क्या होता है? थोड़ा सा मैग्नेटाइज होता है, थोड़ा सा मैग्नेटाइज होता है, अर्थात इसमें जो चुंबकत्व का गुण आता है थोड़ा सा होता है। और किस तरफ ये चुंबकित होता है? डायमैग्नेटिक है तो उसके अपोजिट साइड में, मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट साइड में। पैरामैग्नेटिक होगा थोड़ा सा ही चुंबकित होगा मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में। बट फेरोमैग्नेटिक जो होगा वो स्ट्रॉन्ग में रखने पर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइज होगा।
अति चुंबकित होगा उसी फील्ड की दिशा में। चलिए हम देखते हैं, जब करेंगे तब समझ में आएगा। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस लिखेंगे, दोज सब्सटेंस विच, दिख रहा है इससे, विच प्लेस्ड, ऐसे सब्सटेंस विच प्लेस्ड इन बिटवीन स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड कामा एक्वायर्स, मतलब प्राप्त हुआ है इसमें या प्राप्त होते हैं, एक्वायर्स ए वीक मैग्नेटिज्म इन अपोजिट साइड, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। समझ पा रहे हैं? मतलब ऐसे सब्सटेंस जिसको स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के, ये देख रहे हैं ना, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के बीच में प्लेस करने पर इसमें वीक मैग्नेटिज्म, थोड़ा सा चुंबकित होते हैं इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। मतलब मैग्नेटिक फील्ड अगर बोर्ड की दिशा में लगा रहे हैं तो ये इसके बाहर की दिशा में, जैसे मान लीजिए चुंबक लीजिए, सिंपल सा तरीका समझिए, सपोज दैट ये चुंबक है, समझे, और ये क्या रहा हमारा डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। जब इस चुंबक के पास हम इसको ले जाते हैं, ये थोड़ा सा चुंबकित होता है, देखते हैं जो चुंबकित मतलब उसके पे अट्रैक्शन नहीं होते, थोड़ा सा चुंबकित होते हैं और बाहर की तरफ ये मतलब प्रतिकर्षण होने लगता है, तो ये होते हैं हमारे डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। समझ पाए? थोड़ा सा ही। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर देखना चाहेंगे डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का, जैसे हो गया AgCu Zn Hg etc, Au Hg Zn एक्सेट्रा। अगर यहीं पर हम पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की बात करें, लिखेंगे दो सब्सटेंस ऐसे सब्सटेंस विच, जिन्हें प्लेस्ड बिटवीन स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, सब कुछ वही है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड acquires सब कुछ वही रहेगा, ए वीक मैग्नेटिज्म acquires a weak magnetism in the direction of, इसमें in the opposite direction था, इसमें in the direction of applied magnetic field, applied magnetic field is called paramagnetic substance। मतलब इसमें देख रहे हैं ना कि इसमें उसके अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में चुंबकित हो रहा है, इसमें क्या था, उसके बाहर दिशा, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में, जैसे Al हो गया, Pt हो गया, Na हो गया एक्सेट्रा, और इसी प्रकार से कंफर्म, मैग्नीशियम हो गया, क्रोमियम हो गया, सो ऑन। बात आती है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की। सबको पता होगा फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस किसे कहते हैं। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिन्हें स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइज होंगे वो, और इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। दो सब्सटेंस which placed between strong magnetic field acquires, क्या acquire होता है, acquires a strong magnetism in the direction of applied magnetic field,
अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, मतलब ऐसे सब्सटेंस जिन्हें स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर स्ट्रांग मैग्नेटाइज होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, वो किसके डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। जैसे मान लीजिए ये हमारा चुंबक है, इसमें हम कोई ऐसा पदार्थ जो कि अगर यहाँ पर ले जाने पे एकाएक इसकी ही तरफ ज़्यादा स्ट्रांग मैग्नेटाइज हो जाते हैं। जैसे आप लोहे को चुंबक की दिशा में ले जाकर जाइए, मतलब चुंबक के क्षेत्र में, तो वो क्या होते हैं, चुंबक से चिपक जाते हैं। क्या होगा यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल के लिए लोहा मतलब आयरन, तो ये क्या होते हैं हमारे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, इसीलिए इसको बोलते हैं लौह चुंबकी ना। नोट कीजिए फटाफट से, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन निकल के आता है, व्हाट डू यू मीन बाय स्किन इफेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। क्या सभी जितने क्वेश्चन कराना है सभी इंपॉर्टेंट है। स्किन इफेक्ट से आप क्या समझते हैं, कैसे बताएंगे? अगर हम आपको बताना चाहें कि स्किन इफेक्ट क्या होता है, तो वो पहले समझ लीजिए। स्किन इफेक्ट ऐसा होता है जब किसी वायर में हम किसी करंट को फ्लो कराते हैं तो वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, प्रत्येक क्रॉस सेक्शनल एरिया में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। बट जब हम हाई फ्रिक्वेंसी के करंट को फ्लो कराते हैं तो ये डिस्ट्रीब्यूट ना होकर के, समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट मतलब वितरण ना होकर के, ये उसके बाहरी सरफेस पे इकट्ठा होने लगता है। तो इसके कारण, मतलब हाई फ्रिक्वेंसी के कारण जो बाहरी सरफेस पे इकट्ठा हो रहा है, उसी को हम बोलते हैं स्किन इफेक्ट। क्लियर हो? चलिए लिख लेंगे सॉल्यूशन में, व्हेन आई स्टडी करंट flows in wire, it distributed over it distributed equally over all cross sectional area, but when a high frequency current flow in a wire, जब किसी हाई फ्रिक्वेंसी के करंट को हम वायर में फ्लो कराते हैं, इट डज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड equally, however it मतलब इकट्ठा हो जाता है, इट कलेक्ट कह सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं ऑलमोस्ट होली कॉन्फाइंड बोल सकते हैं, या however almost all current या almost current confined over the surface, मतलब जब हम हाई करंट दे देते हैं तो वह उस वायर के सरफेस पे क्या करने लगता है, कन्फाइंड हो जाता है, आकर इकट्ठा होने लगता है। दिस इफेक्ट इज नोन एज, ये इफेक्ट हमारा क्या कहलाता है, स्किन इफेक्ट। नोट कर लीजिए, समझ में आया? क्वेश्चन लिए। अब हम बात करते हैं सेक्शन बी के क्वेश्चन के बारे में। हालांकि और भी हम एक वीडियो बना लेंगे, उसमें से भी हम क्वेश्चन उठाएंगे। ज़्यादा हमारा वीडियो लंबा ना हो, हालांकि ये वीडियो लंबा तो होगा ही, 2-2.5 घंटे कुछ भी हो सकता है, बट हम ज़्यादा कोशिश यही करेंगे कम से कम समय में हम आपका करा दें, ताकि आप लोग बोर भी ना हो। तो इसीलिए हमने उसका 5 क्वेश्चन लिए, धीरे धीरे ऐसे बताते रहेंगे क्या दिक्कत है। वैसे भी आप लोग पूरा वीडियो देखे ही होंगे हमारे। अब हम बात करते हैं हमारा सेक्शन बी का क्वेश्चन, जो कि 5-5 नंबर के आते हैं। तो अब यहाँ पर बात करेंगे, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपोल।
इसमें से 4 क्वेश्चन दिए रहते हैं जिसमें से आपको 2 क्वेश्चन करने रहते हैं। हालांकि मैं इसमें 3 क्वेश्चन तक करा दूंगा, 2 ही क्वेश्चन नहीं कराएंगे, 3 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन और भी बढ़ा देंगे। और एक वीडियो और बनाएंगे तो उसमें भी ऐसे 3 क्वेश्चन करा देंगे, 6 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। तो उसमें लगभग 2 क्वेश्चन तो आप कर ही पाओगे 100%। इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि 2 अनसॉल्व पेपर में सॉल्व करा दूँ, 2 सॉल्व कराऊंगा, जैसे 3 इसमें, 3 या 4 उसमें करा दूंगा। 6, कम से कम 6 क्वेश्चन हो जाएंगे सेक्शन बी के, और वही सेक्शन सी के भी होंगे। जब सेक्शन बी के 6 क्वेश्चन होंगे तो 6 क्वेश्चन करने के बाद आप ऑलरेडी 2 क्वेश्चन तो कर ही पाओगे, क्योंकि 4 क्वेश्चन दिए रहते हैं, 4 में 2 करना होता है। 6 क्वेश्चन कर देंगे, वो भी हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खोज के लाए हैं, जो ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार आप पूछा भी गया है। तो वही क्वेश्चन हम खोज के यहाँ पर सेलेक्ट किए हैं, ताकि आप लोग बढ़िया से कर सको, अच्छे मार्क्स लाओ। और उसके बाद हम यहाँ पर करवाने वाले हैं फिजिक्स का सेकंड पेपर चल ही रहा है, थर्ड पेपर ही करवाएंगे, फर्स्ट पेपर ही, साथ साथ आपका मैथ भी करवाएंगे, जिससे आपका मार्क्स बहुत ही अच्छा है। हमें ईश्वर से यही कामना करेंगे कि आप लोगों का जो मार्क्स आए बहुत ही अच्छा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपोल क्या होता है, देखिए डाइपोल क्या होता है ये तो आप जानते हो, जिसमें 2 पोल होते हैं डाइपोल। क्वाड्रुपोल मतलब जिसमें 4 पोल होते हैं। तो लिख लेंगे इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपोल। इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपोल में लिखेंगे एन इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपोल, एन इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपोल कंसिस्ट रखता है टू इक्वल एंड अपोजिट डाइपोल। जो इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपोल होता है वो 2 इक्वल और अपोजिट डाइपोल रखता है। मतलब 2 डाइपोल होते हैं, दो डाइपोल, एक डाइपोल में 2 पोल और 2 डाइपोल में 4 पोल, मतलब क्वाड्रुपोल हो गया। तो इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपोल जो होता है कंसिस्ट टू इक्वल एंड अपोजिट डाइपोल। समझ में आया? दैट डू नॉट कंसाइड, दैट डू नॉट कंसाइड इन स्पेस, जो कि कंसाइड नहीं होता है, मतलब एक ही सेंटर पर नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए एक ही सेंटर है उसी पे आकर सब लोग मिल रहे हो, ऐसा नहीं होता है। दैट डू नॉट कंसाइड इन स्पेस। आगे क्या कह रहा है कि सो देयर इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपोल मूवमेंट does not becomes cancel, जिसके कारण उसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो होता है, या सॉरी क्वाड्रुपोल क्या होता है, कैंसिल नहीं हो पाता है। ठीक, या इलेक्ट्रिक इफेक्ट लिख सकते हैं, क्वाड्रुपोल मोमेंट लिखने के बजाय इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी लिख सकते हैं, चाहे जो लिखिए, इलेक्ट्रिक इफेक्ट। समझ पा रहे हैं? नोट कीजिए फटाफट से। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपोल मोमेंट क्या होता है। इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपोल मोमेंट, अब इसके बारे में चर्चा करेंगे, ये क्या होता है। इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपोल मोमेंट मतलब ये होता है ऐसा मोमेंट जो कि इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपोल के लिए एग्जिस्ट करे, वो इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपोल मोमेंट कहलाता है। मतलब सिंपल सा फंडा है यार, जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट था जो कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए एग्जिस्ट कर रहा था, इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपोल क्या है, क्वाड्रुपोल मोमेंट क्या होगा, ऐसा मोमेंट जो इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपोल के लिए एग्जिस्ट करता हो। लिखेंगे द मोमेंट exist for electric quadrupole, electric quadrupole is also known as electric quadrupole moment, quadrupole moment,
वो इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपोल मूवमेंट कहलाता है। तो हमें बताना था कि व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपोल। क्वाड्रुपोल्स क्या समझते हो, हमने लिख दिया। क्वाड्रुपोल मोमेंट्स क्या समझते हैं, बिल्कुल लिख दिया। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपोल एट ए डिस्टेंस आर। हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्या करना है, डेरिवेशन करना है किसी डिस्टेंस आर पर, मतलब चार्ज से डिस्टेंस आर है। चलिए कर लेते हैं, लेकिन उसके पहले नोट डाउन कर लीजिए फटाफट से आप। नोट कर लिए, हटा दिया जाए इसको। क्लियर। अब हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। हालांकि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल के दिखा दूंगा। अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछने के बजाय आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ लिया, फिर आप क्या करोगे, फंस जाओगे कि सर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ही बताया। हालांकि हमने अपने चैनल पर करवाया है, बहरहाल मैं लिंक दे रहा हूं, अगर पूरी वीडियो आपको देखना हो तो देख सकते हैं। चलिए हटा दिया जाए इसको। अब पोटेंशियल निकालते हैं, पोटेंशियल साथ साथ हम इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल के दिखा देते हैं। कभी ऐसा तो होता है ना कि कभी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछ लेता है, कभी फील्ड पूछ लेता है। जरूरी थोड़ी है पोटेंशियल ही पूछे, लेकिन आपको दो के दोनों आने जरूरी है, ताकि आप दोनों जानते रहे। कुछ भी नहीं है, एकदम सिंपल सा बात है। चलो देखते हैं। अब हमें निकालना क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक, हम क्या करते हैं, कोई चार्ज लेते हैं। सिंपल से समझिएगा, ध्यान से समझोगे तभी समझ में आएगा, क्योंकि हार्ड तो है नहीं, समझ में तो आ ही जाएगा। ये कोई चार्ज है, यहां पर 4 पोल होने वाले हैं। कितने, 4 पोल, टोटल 4 पोल। ऐसा ही कुछ होगा। 4 पोल ले लिए हमने। अब ध्यान दीजिएगा आप, यहां पर मान लिया प्लस क्यू, तो इधर माइनस क्यू होगा। इधर भी प्लस क्यू माना, इधर भी माइनस क्यू। ठीक, हालांकि ये कॉन्साइड नहीं होते हैं और चार चारों कटेंगे नहीं, ऐसा नहीं होगा कि ये प्लस माइनस फिर ये प्लस माइनस ताकि कट जाए, ऐसा नहीं होने वाला है, ऐसा ही होता है। हम इसको मिला देते हैं, मिला दिया। अब क्या करते हैं, हम यहां से आर डिस्टेंस पे, देखिए क्या रहा है ना, एट डिस्टेंस आर फ्रॉम इट। आर डिस्टेंस पे हम क्या कर लेते हैं, कोई पॉइंट पी मान लेते हैं, जो कि इसके सेंटर से क्या है, स्मॉल आर दूरी पर स्थित। कंफर्म। हम इन दोनों के बीच के दूरी को क्या मान लेते हैं, स्मॉल एल। इसके बीच की दूरी को स्मॉल एल मान लेते हैं। कंफर्म। इसके बीच की दूरी स्मॉल एल मान लिए, ये हो गया हमारा आर। आर की यहां से करा है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपोल है एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम इट। इसके सेंटर से आर डिस्टेंस पे है। कंफर्म, सब लोग कंफर्म। यहां पर माइनस क्यू मिलकर क्या हो जाएगा, -2q। तो माइनस क्यू लिखने के बजाय हम क्या लिख दे रहे हैं, -2q। किसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना, चलो। नहीं क्या सर मुझे प्रॉब्लम है। अब देखेंगे हम इसके लिए निकालेंगे क्या, अब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, हमने आपको बता दिया। हम निकालेंगे क्या, पोटेंशियल। तो लिखेंगे टोटल पोटेंशियल फॉर इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपोल। टोटल है, टोटल जोड़ दिया जाएगा, ऐड कर दिया जाएगा। तो मतलब v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान आर होता है। इसको हम बाहर कर लेते हैं। ठीक, क्यू अपान आर, इसको जब एक बार लिखेंगे तो प्लस का क्यू अपान आर, वहां पर क्या होता था, डिस्टेंस होता था। तो यहां तक जब प्लस के लिए हो, यहां से पॉइंट पी की डिस्टेंस कितनी है, आर प्लस यल है ना, कंफर्म, आर प्लस यल। फिर इसकी बात करें, प्लस में लिखेंगे माइनस का 2q डिवाइड बाई, इससे इस पॉइंट से पॉइंट पी की दूरी सिर्फ स्मॉल आर प्लस, अगर इस पॉइंट से इसके बीच की दूरी कंसीडर करें, ध्यान समझिएगा, ये यहां से स्मॉल आर है, अगर इतनी दूरी कंसीडर करें, आर में से यदि हम एल को घटा दी इतना बच जाएगा। कंफर्म, प्लस का क्यू ही है, प्लस लिखने की कोई जरूरत है नहीं, क्यू अपान आर माइनस ये होगा। अब हम इसको अगर सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इधर से क्या होगा, a प्लस बी, या मल्टीप्लाई कर दीजिए, आर प्लस यल, आर माइनस यल, और मल्टीप्लाई में आर था ही, मतलब तीनों का मल्टीप्लाई कर दिया हमारा। अब हमारा आर प्लस यल है, मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा, आर इंटू आर माइनस यल, इसमें गुणा करा दो, क्यू
इंटू आर, आर इंटू आर माइनस एल कराओगे तो इसका गुणा कराओ, क्या हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस आर एल, यही तो होगा। अब माइनस का 2q है, इधर आर मिल रहा है, आर है, ये नहीं मिल रहा है, तो इसका मल्टीप्लाई इससे करा दो, इसका मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या ए प्लस बी माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, थोड़ा सा शार्ट कर रहे हैं समझ लेना यार, प्लस अगर हम इसकी बात करें क्यू, आर माइनस एल मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है, इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो आर, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आर 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 स्क्वायर प्लस आर एल, समझ पा रहे हो ना। अब देखिएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इधर क्या हो जाएगा, थोड़ा सा हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करा देंगे, तो क्यू आर स्क्वायर माइनस क्यू आर एल माइनस 2q आर स्क्वायर प्लस का 2q एल का स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस हो गया ना, प्लस का क्यू आर स्क्वायर प्लस का क्यू आर एल, ठीक, डिवाइड बाई इसका पूरा मल्टीप्लाई कराएंगे अगर, क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, एक मिनट आप सिंपल सा लिख लो, आर लिख इधर, ए प्लस बी ए माइनस बी, आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर, कंफर्म है ना। चलिए अब हमें करना क्या है वो चीज देखते हैं, क्यू आर स्क्वायर और इधर 2q आर स्क्वायर, क्यू आर स्क्वायर 2q आर स्क्वायर हो जाएगा, इससे कटेगा, ठीक, और कुछ कटेगा, क्यू आर एल माइनस में है, इधर भी क्यू आर एल प्लस में है। चलिए अब हम क्या दिखाएंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ऊपर क्या बचा 2q का स्क्वायर डिवाइड बाई आर इंटू आर का स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर। हम जानते हैं यहां पर यदि यल बहुत ही सूक्ष्म हो आर की अपेक्षा, मतलब आर जो हो काफी दूर पर रखा और चार्ज बहुत ही नजदीक नजदीक होते हैं, ऐसा तो होता नहीं कि चार्ज इतने दूर दूर दिखेंगे, हमने तो ऐसे दिखाने के लिए कर दिया, चार्ज बहुत ही नजदीक होंगे, पॉइंट हमने दूर तक लिया है। तो इफ लिखेंगे कंडीशन, इफ आर इज मोर ग्रेटर देन यल, आर जो है यल की अपेक्षा बहुत ही बड़ा हो, तो इसको जैसे मान लो यल की दूरी मान लो 1 सेंटीमीटर, आर की दूरी 1 किलोमीटर, बहुत छोटा हो गया ना, अरे 1 मीटर मान लो फिर भी बहुत छोटा है, ठीक, तो हमारे v की वैल्यू क्या निकलेगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2q का स्क्वायर डिवाइड बाई आर का क्यूब। यहां तक कंफर्म है, किसी को कोई दिक्कत, तो ये हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकल रहा है एट डिस्टेंस आर, नोट कर लो। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, भी बता देते हैं, हालांकि पूछा नहीं गया है इसमें, नोट कर लिए। चलिए अगर ई की वैल्यू निकालनी होती है, अगर मान लीजिए आपको दिया होता है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इतना तो आपको करना ही पड़ता। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड भी पूछ लिया जाए थोड़ा सा और बढ़ाना पड़ता, सिंस वी नो दैट, क्या जानते हैं, हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, हमने पहले भी आपको डेरिवेशन भी कराया, E इक्वल टू माइनस ग्रेड वी होता है, माइनस ग्रेड होता ही नहीं। अब v की वैल्यू यहां से उठा ले जाकर वहां पर रख देंगे, क्या हो जाएगा माइनस ग्रेड, अरे डेल्टा की वैल्यू डेल अपान डेल आर, ऐसे लिख सकते हैं ना इसको, ग्रेड भी लिखा गया मतलब बीच में डॉट प्रोडक्ट नहीं रहेगा। v की वैल्यू क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2q का स्क्वायर डिवाइड बाई आर का क्यूब, यही तो है। हम क्या करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2q का स्क्वायर बाहर कर लेंगे, क्योंकि r के रिस्पेक्ट में हमें करना है, माइनस भी बाहर हो गया हमारा, r के रिस्पेक्ट में करना है तो डेल अपान डेल आर इंटू आर क्यूब ऊपर ले जाएंगे तो r पावर माइनस 3। किसी कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए। अब हम r पावर माइनस 3 का जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2q स्क्वायर, आर क्यूब आर पावर माइनस 3 है तो यानी एक्स पावर एन माइनस 1, मतलब माइनस 3 आर पावर माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4 हो जाएगा, ठीक, माइनस माइनस प्लस हो गया और 3 2 जा 6 हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 3 2 जा 6 क्यू यल स्क्वायर आर पावर 4 नीचे चला गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई। नोट कर लीजिए, फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। समझ में आ रहा है, अगर समझ में आ रहा है तो अगर आप अभी तक लाइक नहीं किए हो लाइक कर दो यार, क्या दिक्कत है, अगर समझ में आ रहा है तो जरूर, अभी तक क्या कर रहे हो। और साथ साथ इसी की तरह और भी आपको
अच्छे क्वेश्चन, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो सब्सक्राइब करे रहेंगे, बेल आइकन दबाए रहेंगे, नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही प्रोवाइड करा दी जाएगी जैसे हम वीडियो को अपलोड करते हैं। फटाफट से नोट डाउन कीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, इंपॉर्टेंट के साथ। अगला क्वेश्चन आ रहा है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये भी हालांकि सेक्शन बी का ही है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वेक्टर ई। वेक्टर ई आप जानते हो इलेक्ट्रिक फील्ड है, वेक्टर डी इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, एंड वेक्टर पी इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। इन डायलेक्ट्रिक, डायलेक्ट्रिक में आप इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आप क्या जानते हो। हम तो बहुत कुछ जानते हैं, ये बेचारे थोड़ा अच्छे हैं, ये उनसे थोड़ा ज़्यादा अच्छे हैं, ये थोड़ा सा कम अच्छे हैं ना, ये काला है, ये गोरा है, ये मोटा है, ये पतला है, ये दौड़ने में तेज है, ये पढ़ने में तेज है। ऐसा कुछ नहीं बताना जी, डिफिनेशन बताना है, ऑब्टेन द रिलेशन बिटवीन देम, और इसमें रिलेशन बताना है, वेक्टर ई, वेक्टर डी और वेक्टर पी में आपको रिलेशन भी बताना है। वो वाला रिलेशन नहीं कि ये इसके मामा के बेटा है, ये इसके फुआ का बेटा है। व्हाट टाइप्स ऑफ चार्ज आर एसोसिएटेड विथ ईच ऑफ देम, मतलब इन तीनों में से कौन सा चार्ज होगा जो कि यूज होगा। और जब आप वीडियो अगर हमारा देखे होंगे, इसके बारे में हमने बढ़िया से चर्चा किया है, तो अगर वहां पर गए होंगे आपको मिला रहेगा वहां पर सिग्मा फ्री और सिग्मा पी, मतलब फ्री चार्ज भी और वहां पर बाउंड चार्ज भी लगा हुआ है। चलिए हम अभी आगे चर्चा करेंगे उसके बारे में। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं हर बार की तरह। पहले हम बात कर लेते हैं थोड़ा अच्छे वाले व्यक्ति के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? अरे यार, फोर्स पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। सिंपल सा, एकदम छोटा सा परिभाषा, इतना छोटा सा। द फोर्स पर यूनिट चार्ज लिख लेंगे, द फोर्स पर यूनिट चार्ज पर यूनिट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। अरे वेक्टर लिखते हैं, ठीक। वेक्टर ई इक्वल टू क्या होता है? वेक्टर एफ पान क्यू नॉट फोर्स पर यूनिट चार्ज। क्या? फोर्स पर यूनिट चार्ज इक्वल टू वेक्टर ई। आपने वहां पर देखा रहा होगा कि क्या होता है, ई की जो वैल्यू निकालते हैं कि एफ की वैल्यू रखते हैं 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपान आर, ओ सॉरी क्यू नॉट, ठीक। और यहाँ पर आर स्क्वायर भी तो होता है। यहाँ पर क्यू नॉट लिया जाता था, क्यू नॉट से क्यू नॉट मर जाता था, क्या आ जाता था 1/4πε0 इंटू क्यू पान आर स्क्वायर। ये तो 12th में पढ़े थे ना, क्यों जी? पढ़े थे ना कि नहीं पढ़े थे? पढ़े थे, सब भूल जाते हैं, बस कहते हैं हरी सरी ये क्या बताया, ये तो हमने देखा ही नहीं आपसे पहले। अरे देखो, जब याद करोगे तब तो देखे रहोगे। वेक्टर डी की बात करेंगे, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अजीब अजीब नाम है ना, लेकिन इतना है थोड़ा सा अच्छा है। मैं तो अपने वो साइंटिस्ट का नाम देख लो, कितना प्यारा प्यारा नाम रहता है ना। इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है कि मोमेंटम पर यूनिट चार्ज होता है वहां पर, जिसे हम सिग्मा पी से भी डिनोट करते हैं, वेक्टर डी की इक्वल टू। सॉरी, अभी हम वेक्टर डी की बात नहीं, पहले पोलराइजेशन के बारे में बात कर ले रहे हैं। चलिए, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, वेक्टर डी अभी दोनों से निकल के आएगा, ठीक। इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, वेक्टर पी की बात करते हैं। वेक्टर पी तो खुश हुआ, पहले मेरी बारी आ गई है। अब इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन क्या होता है? द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। द इलेक्ट्रिक लिखेंगे, द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम is known as इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन हमारा क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन वेक्टर पी कहलाता है। अगर हम बात करें वेक्टर पी की, तो इधर निकल जाता है डी
वेक्टर पी अपान डी वी। कुछ लोग क्यों नहीं समझ में आ रहा है, इधर पी इधर भी। अरे बालक, ये वेक्टर पी कैपिटल पी है, कैपिटल पी पोलराइजेशन लिखते हैं, स्मॉल पी को हम यहाँ पर मोमेंटम लिखते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है ये डायपोल मोमेंट है। क्या समझे? क्लियर? अब इसी को लिखते हैं डी वेक्टर पी अपान डीवी को हम लिखते हैं क्या? सिग्मा पी। समझ रहे हो? नोट कर लो। कंफर्म? चलिए आगे बढ़ते हैं इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट के बारे में। नोट कीजिए फटाफट से। तो नोट कर लिए। चलिए हेडिंग डालेंगे, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, वेक्टर डी, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डी, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डी, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये क्या होता है? इसको समझने के लिए हम छोटा सा डायग्राम बनाएंगे, छोटा सा, ज्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे। दो प्लेट लेते हैं, प्लेट लेने के पश्चात अगर इस पे सपोज दैट हमने प्लस चार्ज रखा ना, और अगर इसके बीच में हम क्या डाल दिए, एक कंडक्टर की प्लेट डाल दिए, इधर प्लस है तो इधर क्या हो जाएगा हमारा, जनरली माइनस, इधर भी माइनस तो इधर प्लस। समझ में? अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बारे में। प्लस माइनस वाला फंडा समझ में आता है कि नहीं आता है? ये क्लास 11 से ही आपको समझाते आए हैं। प्लस से इधर माइनस होने वाला है, जैसा कि हमने बताया आपको, और इधर माइनस है, इसके अपोजिट साइड प्लस। ये इधर प्लस है तो इधर जनरली नोट करो। ये समझ में आया? ये था प्लेट का डिस्ट्रीब्यूशन। अब हमें करना क्या है, थोड़ा सा कुछ लेट करेंगे। लेट सिग्मा फ्री विद सरफेस चार्ज डेंसिटी, हमने सिग्मा फ्री को माना सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ फ्री चार्ज। फ्री चार्ज का सरफेस चार्ज डेंसिटी हमने सिग्मा फ्री मान लिया ना, एंड सिग्मा पी इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ बाउंड चार्ज। मतलब सिग्मा फ्री हमने क्या माना, फ्री चार्ज के लिए सरफेस चार्ज डेंसिटी, और सिग्मा पी को क्या माना, बाउंड चार्ज के लिए सरफेस चार्ज डेंसिटी। मतलब बाउंड चार्ज के लिए जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा पी, और फ्री चार्ज के लिए जो है सिग्मा फ्री है। कंफर्म? यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं, नाउ लिखेंगे चार्ज डेंसिटी ऑफ बाउंड चार्ज, देन इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू सिग्मा फ्री एंड सिग्मा पी, then electric field intensity ड्यू टू किसके कारण, सिग्मा फ्री एंड सिग्मा पी। इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी होगी क्या हो जाएगी, इंटेंसिटी, सॉरी, या स्ट्रेंथ लिखिए या फिर इंटेंसिटी लिखिए, क्या हो जाएगी, एक तो ई नॉट निकालेंगे, वेक्टर ई नॉट इक्वल टू सिग्मा फ्री अपान क्या हो जाएगा हमारा, इप्सिलॉन नॉट, एंड जो वेक्टर ई डैश निकालेंगे वो क्या निकलेगा हमारा, सिग्मा पी अपान इप्सिलॉन नॉट। जरूरी नहीं है कि ई डैश वाले में बाउंडेड हो, मान लिया ई नॉट जो है फ्री के लिए है, ई डैश जो है बाउंड के लिए। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ लिखा या फिर इंटेंसिटी लिखे, स्ट्रेंथ, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होने वाला है,
फ्री वाले में से हम बाउंड वाला घटा देंगे, टोटल फ्री कितना है उसमें से बाउंड वाला घटा देंगे, तो क्या निकल जाएगा, वेक्टर ई इक्वल टू टोटल फ्री वाला वेक्टर ई नॉट माइनस वेक्टर ई डैश। ऐड निकलता वही, अगर इसको इसकी वैल्यू निकालते, इसकी जगह इसको लिखते, हम हमेशा जानते फ्री वाले में से बाउंड वाला घटाते। ई नॉट की वैल्यू रख दो सिग्मा फ्री डिवाइड बाई इप्सिलॉन नॉट माइनस इसकी वैल्यू सिग्मा पी डिवाइड बाई इप्सिलॉन नॉट। ये निकली वेक्टर ई की वैल्यू। अब वेक्टर ई निकालेंगे, इप्सिलॉन नॉट हमारा ऐसी है, ऊपर क्या बचा, सिग्मा फ्री माइनस सिग्मा पी। कंफर्म यहां तक। अब क्या करेंगे, सिग्मा फ्री माइनस सिग्मा पी, सब लोग जानते हैं सिग्मा फ्री माइनस सिग्मा पी क्या होता है, या फिर हम ऐसे करें, या तो इप्सिलॉन नॉट का इधर मल्टीप्लाई करा दें, इप्सिलॉन नॉट वेक्टर ई बराबर सिग्मा फ्री माइनस सिग्मा पी। अगर हम यहां सिग्मा फ्री की वैल्यू निकालें, सिग्मा फ्री, जानते हो ना सिग्मा फ्री क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी है फ्री चार्ज के लिए, तो इधर ये चला जाएगा, इधर आ जाएगा, तो इप्सिलॉन नॉट वेक्टर ई प्लस में सिग्मा पी। अब यही क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है, यही क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है। सिग्मा पी की जगह पर क्या लिख सकते हैं, वेक्टर पी लिख सकते हैं, सिग्मा फ्री इक्वल टू इप्सिलॉन नॉट वेक्टर ई प्लस में वेक्टर पी। अब ये क्या होता है, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है। हियर इप्सिलॉन नॉट वेक्टर ई प्लस वेक्टर पी इक्वल टू इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। यही क्या होता है, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है, ये चीज इप्सिलॉन नॉट वेक्टर ई प्लस वेक्टर पी। अब क्या करने वाले हम, इसकी जगह वेक्टर डी लाकर रख दो, ये तो समझ में आ गई ना इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है। इसी को हम लिख देंगे, हियर इप्सिलॉन नॉट ई प्लस वेक्टर पी इज द इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब लाकर इसी में रख दो वैल्यू, क्या हो जाएगी, सिग्मा फ्री इक्वल, इसकी जगह क्या रख दो, वेक्टर रख सकते हो ना, नोट डाउन कर लो, हो गया नोट डाउन। चलिए, तो अगर हम यहां पर दिखाएं, ये देख रहे हैं ना, हमारा रिलेशन दिख रहा है वेक्टर डी वेक्टर पी और वेक्टर ई में, लिखेंगे विच इज द रिलेशन बिटवीन, इसको हम अभी थोड़ा पूरा कर दे रहे हैं, विच इज द रिलेशन बिटवीन वेक्टर ई वेक्टर पी वेक्टर डी। अब देखो इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमने निकाला, इसको बोलते हैं, और यही हमारा रिलेशन भी निकाल जाता है। अब चलिए देखते हैं, उसको थोड़ा सा और आगे लिखते हैं, नोट कीजिए फटाफट से इसको, 1 2 3 नोट कर लिए, वीडियो पुश कर लीजिए और नोट किया कीजिए फटाफट से, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब करना क्या है हमको, इधर क्या वैल्यू हमारी आ गई, वेक्टर डी है, सिग्मा फ्री की जगह पर क्या लिखे थे, इतना इतना सिग्मा फ्री था, क्या आया था सिग्मा फ्री, अभी अपने आपको दिखाया था ना कि वेक्टर डी, क्योंकि सिग्मा फ्री बराबर उतना लिखा था, उतना बराबर वेक्टर डी, तो सिग्मा फ्री बराबर वेक्टर डी। सिंस वी नो दैट जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो क्या होता है, सिग्मा फ्री डिवाइड बाई के एप्सिलॉन नॉट। अभी भी हमने आपको ऊपर दिखाया कि वेक्टर ई नॉट जब लिए थे तो सिग्मा फ्री अपान फ्री चार्ज के लिए हम वहां पर के की वैल्यू 1 रख दिए थे, तब एप्सिलॉन नॉट आया था। तो हम हर समय तो के की वैल्यू 1 रखेंगे नहीं, जब हमारी के की वैल्यू नहीं पता रहेगी या कोई अलग माध्यम होगा तो के की कुछ वैल्यू होती है। अब हम क्या करेंगे, वेक्टर ई, ये तो वायु और निर्वात के लिए होता है, वैक्यूम और एयर के लिए के इक्वल टू 1, वेक्टर ई इक्वल टू सिग्मा फ्री की जगह क्या लिखेंगे, वेक्टर डी अपान के एप्सिलॉन नॉट, लिख सकते हैं ना, प्रॉब्लम तो नहीं हुई। सिंस यहां पर लिख सकते हो वेक्टर ई बराबर वेक्टर डी अपान एप्सिलॉन, लिख सकते हो, और ये कैसे हुआ, हम जानते हैं कि के बराबर क्या होता है, एप्सिलॉन एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट, जब आप एप्सिलॉन वैल्यू निकालेंगे तो के एप्सिलॉन नॉट, के एप्सिलॉन नॉट की जगह पर हमने एप्सिलॉन लिख दिया, ये नोट कर लेंगे, नोट कर लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला जो क्वेश्चन निकल के आ रहा है क्वेश्चन नंबर 4 कहा क्या रहा है, इसको पहले थोड़ा सा समझेंगे। कह रहा है स्टेट फैराडेज लॉ, फैराडे के नियम को आपको लिखना है, स्टेट करना मतलब सिर्फ लिखना है, प्रूव नहीं करना है उसको। स्टेट फैराडे लॉ, ये भी सेक्शन बी का ही क्वेश्चन है। इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के फैराडे लॉ को क्या करना है, आपको लिखना है। फैराडे ने 2 नियम दिया था, फर्स्ट हमारा फैराडे फर्स्ट लॉ, फैराडे सेकंड लॉ। फैराडे फर्स्ट लॉ न्यूमान्स लॉ के नाम से जाना जाता है, सेकंड लॉ हमारा लेंज लॉ के नाम से जाना जाता है, हालांकि मैं दोनों बताने वाला हूं। सो दैट यहाँ पर दिखाइए कि कर्ल ई इक्वल टू माइनस डेल वेक्टर बी अपान डेल टी, मतलब नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू कर्ल ई, ये हमको शो करना है, जो कि वेक्टर फॉर्म ऑफ फैराडे लॉ अगर आप देखेंगे तो उसमें हमने प्रूव कराया था, याद होगा आपको कि वेक्टर फॉर्म ऑफ फैराडे लॉ वहाँ पर हमने प्रूव करा था, बताया भी था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि ये बहुत बार पूछा भी गया है। चलिए देखते हैं सोल्यूशन। फैराडे ना 2 लॉ दिए थे, देखेंगे यहाँ पर फैराडे गिव्स 2 लॉ बाय देयर एक्सपेरिमेंट, बाय देयर या एक्सपेरिमेंटली एक्सपेरिमेंट। कौन कौन से नियम, फर्स्ट हमारा था फैराडे फर्स्ट लॉ, फैराडे फर्स्ट लॉ, और सेकंड हमारा आया था फैराडे सेकंड लॉ। फैराडे फर्स्ट लॉ एंड फैराडे सेकंड लॉ। फैराडे फर्स्ट लॉ से क्या तात्पर्य है, कहा जाता है, ध्यान समझेंगे, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ, ईएमएफ के बारे में आपने सुना होगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आर करंट, करंट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या फिर करंट, आर करंट लिखें या फिर ना लिखें एक ही बात है, आप जानते हो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहें या फिर करंट कहें, वैसे डिफिनेशन थोड़ा लंबी हो जाएगी। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज इक्वल टू द नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ किसके नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ के बराबर होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, नहीं फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कौन बताएगा, फाइव। ठीक, इट्स आल्सो नोन एज ये हमेशा किसके नाम से जाना जाता है, न्यूमान्स लॉ, याद रखेंगे, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गई, न्यूमान्स लॉ। ठीक, इसके अनुसार जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है इज इक्वल टू नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, इसके बराबर होता है। बात करें सेकंड लॉ के बारे में, अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ द डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आर करंट आर वही आर करंट इज इक्वल टू अपोजिट डायरेक्शन इज इक्वल टू अपोजिट डायरेक्शन, किसके अपोजिट डायरेक्शन, ध्यान दीजिएगा, द डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ ऑफ करंट इज इक्वल टू अपोजिट डायरेक्शन which produced सिंपल सा समझ लेंगे, जहां से ये उत्पन्न होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, मान लीजिए जहां से ये उत्पन्न हो रहा है जिस सिस्टम से, अगर उसका मूवमेंट इधर है तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इधर जाएगा, मतलब उसके विपरीत जाता है, मतलब जहां से ये उत्पन्न होता है उसके विपरीत जाता है।
इट्स आल्सो नोन एज लेंज लॉ। लेंज लॉ, ये लेंज लॉ के नाम से जाना जाता है। कंफर्म हुआ ये फैराडे का फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ के नाम से जाता। फैराडे का फर्स्ट लॉ में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की वैल्यू बताई गई थी। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की जो वैल्यू होती है निगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, और सेकंड में उसका डायरेक्शन बताया गया था, मतलब जिससे ये प्रोड्यूस होता है उसके विपरीत जाता है। नोट कीजिए फटाफट से। अब हम ये कर्ल ई बराबर डेल वी अपॉन डेल टी प्रूव करते हैं माइनस। है तो बड़ा ही सिंपल। जो हम पिछला वीडियो अगर देखेंगे जब हम पढ़ा रहे थे इसको, तो उसको समझ में आया होगा और कर भी लिए होंगे कई बच्चे ना। चलो हम करके दिखा देते हैं, ज्यादा लंबा थोड़ी है। वैसे समझ में आ रहा है या नहीं, पहले इसको ईमानदारी से बताना। ये वीडियो अच्छा लगा या नहीं, समझ में आया या नहीं, ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना, ठीक। और जो लाइव चैट के समय पर मौजूद हैं वो तो भाई लाइव चैट लिख कर ही बता दिए कीजिए। नहीं कुछ बच्चे होते हैं देखते चले जाते हैं, बताते हैं नहीं। अरे बोलते रहा करो, हाँ सर समझ में आ गया, तो हमें भी लगे हाँ समझ में आ रहा है बच्चों को। वैसे भी आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए देखते हैं, हमको प्रूफ करना है इसको, तो प्रूफ लिख लेते हैं इसका। कैसे प्रूफ करेंगे? पहले हम लिखेंगे बाय फैराडे फर्स्ट लॉ। क्या लिखेंगे? बाय फैराडे फर्स्ट लॉ। फैराडे के प्रथम नियम के अनुसार क्या होता है? E इक्वल टू माइनस डेल फाई बी अपॉन डेल टी होता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बना लेंगे। सिंस हम जानते हैं क्या होता है, जो फाई की वैल्यू आती है या फाई बी की जो वैल्यू आती है वो क्या होती है? होल इंटीग्रेशन वेक्टर बी डॉट डी एस। और डी एस यहाँ पर क्या है अगर हम आपको बता देंगे, एक हमने कोई भी ले लिया है सरफेस, इस पर हमारा टोटल इसका सरफेस यस है। अगर हम इस छोटा सा सरफेस की बात करें, इसका सरफेस डी एस ले लिया है, इसके बीच की लेंथ को कहीं पर हम एक छोटा सा पॉइंट एल ले लिए हैं, और बस सब कुछ हो गया। ठीक, कंफर्म। हाँ एक चीज तो भूल गए, जो मैग्नेटिक लाइंस निकल रही है कुछ ऐसा निकल रही है। टोटल लाइंस का जो सम होता है वो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। अब देखिए वेक्टर बी डॉट डी एस इतना होता है, तो इसको इक्वेशन नंबर सेकंड बना लेंगे। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, फाइव बी वैल्यू वहां पर ले जाकर रख देंगे। क्या मिल जाएगा? E इक्वल टू माइनस डेल अपॉन डेल टी। फाइव बी वैल्यू क्या है? होल इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर बी डॉट डी एस। इक्वेशन नंबर थर्ड। चूंकि हम जानते हैं, सिंस क्या जानते हो आप? E की वैल्यू, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स E की वैल्यू, E इक्वल टू होता क्या है? E डॉट डी एल, होल इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर E डॉट डी एल। कंफर्म, E डॉट डी एल होता है। तो इक्वेशन 4 और 3 में देख रहे हैं लेफ्ट हैंड इक्वल है, तो राइट हैंड इक्वल होगा। लिख लेंगे फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, लेफ्ट हैंड इक्वल है, राइट हैंड इक्वल होगा, तो हम इसकी जगह पर लिख सकते हैं होल इंटीग्रेशन E डॉट डी एल इज इक्वल टू, इसकी जगह क्या लिखेंगे? निगेटिव डेल अपॉन डेल टी होल वेक्टर बी डॉट डी एस। लिख सकते हैं ही नहीं लिख सकते हैं? ये चीज कंफर्म हुआ यहाँ तक? किसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? चलिए अब हम बात करेंगे, ध्यान से समझिएगा। अगर यहाँ पर भी लगाना चाहें तो यहाँ पर भी लगा लीजिए, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। बस अब हम बात करेंगे स्टोक्स लॉ के। स्टोक्स लॉ किसको किसको याद है? किसको याद है? अब ये ई डॉट डीएल है, इसको कर्ल ई डॉट डीएस लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में चेंज करता है ना, बाय स्टोक्स लॉ। बाय स्टोक्स लॉ लाइन इंटीग्रल को किस में चेंज करता है? सरफेस इंटीग्रल में। तो ये लाइन इंटीग्रल दिख रहा है, डीएल है मतलब लाइन इंटीग्रल, वेक्टर ई डॉट डीएल है, इसको सरफेस इंटीग्रल में चेंज कर देगा। अंतर बस इतना ही होता है, सरफेस इंटीग्रल में चेंज करेगा तो इसे कर्ल के रूप में बना देता है। फ्रॉम
इक्वेशन नंबर इसे बनाएंगे 5। इसकी वैल्यू 5 में रख दीजिए। ई डॉट डी एल की जगह क्या रख देंगे, इतना क्या रखेंगे, वेक्टर ई डी एस इक्वल टू, इसकी जगह क्या रखा, डेल अपॉन डेल टी। अब हम आपके मन की बात समझ रहे हैं। कुछ बच्चे सोच रहे हैं कैसे जाने किसको स्टोक्स लॉ लगा के इसमें चेंज करना। आप देखो सिंपल सा फंडा है यार, ये लाइन इंटीग्रल में था, ये सरफेस इंटीग्रल में था, इंटीग्रेशन कटना पॉसिबल नहीं था। जब तक ये सरफेस इंटीग्रल नहीं होगा तब तक इंटीग्रेशन नहीं हटेगा। हमको ये प्रूव नहीं करना, हमको ये प्रूव करना था विदाउट इंटीग्रेशन में। तो इसको हमें लाइन इंटीग्रल को चेंज करना था किसमें, सरफेस इंटीग्रल, जो कि चेंज कर सकता है तो सिर्फ स्टोक्स लॉ, इसलिए हमने यूज किया। कंफर्म। अब देख रहे हैं ये इसका भी हमारा इंटीग्रेशन कट गया, इसका भी इंटीग्रेशन, क्योंकि इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन है, वो भी सरफेस इंटीग्रेशन। क्या बचा हमारा, कर्ल वेक्टर ई इक्वल टू निगेटिव डेल अपॉन डेल टी वेक्टर प्रूव्ड। चलिए नोट कीजिए। अब हम बात करने चल रहे हैं बड़े बड़े वाले क्वेश्चन के बारे में। बड़ा बड़ा क्वेश्चन देखिएगा, वो भी दो क्वेश्चन आते हैं, आप 4 क्वेश्चन आते हैं जिसमें 2 करने होते हैं। मैं ज़्यादा से ज़्यादा 2 3 4 करा दूंगा, टेंशन मतलब सब समझ में आएगा, डोंट वरी। नोट कीजिए फटाफट से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं के बारे में। सेक्शन ए सेक्शन बी के बारे में आपने देखा। अब हम बात करेंगे सेक्शन सी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं। जैसे का यही क्वेश्चन हो गया, बहुत बार पूछा गया, इसलिए आप ध्यान से पढ़िएगा। कई बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पुटअप्स किए जा चुके हैं, चाहे जिस भी यूनिवर्सिटी के हो। तो इस क्वेश्चन के बारे में हम चर्चा करेंगे। स्टेट एंड प्रूफ गॉस लॉ। पहले तो आपको क्या पूछता है, आप गॉस लॉ को प्रूफ कीजिए इन इलेक्ट्रोस्टैटिक। देखिए गॉस लॉ को आपको दोनों में हमने बताया था, मैग्नेटोस्टैटिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक, लेकिन इसमें दिया रहेगा। जैसे मैग्नेटोस्टैटिक में अगर पूछेगा तो मैग्नेटोस्टैटिक में आपको प्रूफ करना पड़ेगा। अगर कहा गया कि स्टेट एंड प्रूफ गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक, तब आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक में प्रूफ करना पड़ेगा। कंफर्म। फाइंड डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ, आपको डिफरेंशियल फॉर्म भी लिखना है गॉस लॉ का। गॉस लॉ का आपको पहले तो गॉस लॉ को हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक में प्रूफ करना है, फिर उसका डिफरेंशियल फॉर्म लिखना है। एंड डेराइव पॉइसन एंड लाप्लास इक्वेशन फ्रॉम इट। अब लाप्लास और पॉइसन इक्वेशन भी इससे हमको क्या करना है, डिराइव करना है। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे, लिखेंगे इसमें सॉल्यूशन, इसके बारे में चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं गॉस लॉ को हमें स्टेट करना है, मतलब इसकी डिफिनीशन लिखनी है। तो पहले लिखेंगे गॉस लॉ। इसकी डिफिनीशन पहले हम जानते हैं। देखेंगे यहां पर, मान लिया कोई हमने एक सरफेस लिया है, इसके सेंटर पे या फिर कहीं भी इनक्लोज्ड कोई चार्ज क्यू, टोटल चार्ज क्यू को क्या कर रहा है, ये सरफेस घेर रहा है, मतलब टोटल क्यू चार्ज को। मान लिया इसके किसी भी पॉइंट से इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो स्मॉल आर है। समझ पा रहे हैं? कंफर्म। अब हम जब बताएंगे गॉस लॉ होता क्या है, तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ। गॉस नियम किसको किसको पता है ये पहले बताइए। गॉस का जो नियम होता है उसमें बताया जाता है जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है ऑफ एनी सरफेस या थ्रू इनक्लोज्ड एनी सरफेस, किसी भी सरफेस का जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है इज इक्वल टू द 1/ε0 टाइम्स ऑफ द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। मतलब उस सरफेस के द्वारा कितना चार्ज इनक्लोज किया गया है उसका 1/ε0 गुना होता है। तो लिखेंगे the total flux of any surface is equal to the 1/ε0 times किसका, of total charge इनक्लोज्ड बाय, जो कि घेरा गया, इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। समझ पाए? मतलब जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है फाई इक्वल टू किसके बराबर होता है, 1/ε0 टाइम्स किसके, टोटल चार्ज हमने यहां पर लिया था, ये हुआ। ये हमारा था क्या, गॉस लॉ। सिंपल सी बात है, मतलब टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो उसके जितना चार्ज वो सरफेस घेरता है उसका 1/ε0 गुना होता है। चलिए इसका प्रूफ भी देख लेते हैं। लिख लिए हैं, चलिए नोट कर लिए।
हटा दिया जाए इसको, ये डालेंगे प्रूफ, इसको हटा दिया जाए। प्रूफ ऑफ गॉस लॉ, प्रूफ ऑफ गॉस लॉ। अगर हम यहां पर ले लें कहीं भी, मान लेते हैं ये हमारा छोटा सा भाग, ये टोटल सरफेस यस लिए हैं, छोटा सा भाग मान लेते हैं ds है, इसको अगर यहां से हम मिलाएं कुछ इतना भाग कवर करेगा, कंफर्म, ये भाग ds भाग हमारा कंफर्म करेगा, ये चीज इतना भाग। अगर हम छोटे से भाग के लिए निकाल ले रहे हैं, टोटल निकालेंगे तो उसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो चलिए देखते हैं, फॉर अ स्मॉल सरफेस, स्मॉल सरफेस के लिए क्या लिखेंगे देखिए, फॉर ए स्मॉल सरफेस, कोई स्मॉल सरफेस है, मान लीजिए ये स्मॉल सरफेस, जितना छोटा होगा यहाँ पर थीटा की वैल्यू लगभग लगभग बार जीरो हो जाएगी। मतलब अगर बहुत ही छोटा हम सरफेस ले रहे हैं, यहाँ पर लगभग लगभग वैल्यू क्या हो जाएगी, थीटा की वैल्यू जो हो गई ये जीरो हो जाएगी, अगर बहुत छोटा ले रहे हैं। स्मॉल सरफेस के लिए लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, सिंपल सा आप बताएंगे, जो डी फाई होगा, क्योंकि पूरे सरफेस के लिए फाई, स्मॉल सरफेस के लिए ds, सरफेस के लिए डी फाई, डी फाई इक्वल टू ई डॉट ds, यही तो होगा, ई डॉट ds, कंफर्म। अब हम बात करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। डॉट प्रोडक्ट है कॉस आएगा, क्रॉस प्रोडक्ट होता तो साइन आता, ई ds कॉस थीटा। चूंकि ये बहुत ही छोटा है, ये नियरली हमारा 0 डिग्री, ये तो दिख रहा होगा, हम इतना छोटा सरफेस लिए हैं, मान लो इतना छोटा सरफेस लिए होते, इतना छोटा, तो यहां से मिलाते यहां आता, यहां मिलाते फिर यहीं आता, कितना अंतर जाता, बिल्कुल भी अंतर नहीं होता। तो हम बहुत ही छोटा सरफेस लिए, ठीक भैया, बहुत छोटा सरफेस लेंगे, क्या हो जाएगा, ई डॉट ds कॉस 0 डिग्री, सिंस थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। कास 0 की वैल्यू 1 होती है, सबको पता है, तो इसकी वैल्यू आ जाती है ई डॉट ds, डी फाई, इसकी वैल्यू ई डॉट ds। लिखेंगे फॉर टोटल सरफेस, टोटल सरफेस इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा क्या हो जाएगा, फाई, जब टोटल सर, देखिए स्मॉल सरफेस के लिए डी फाई था, टोटल सरफेस के लिए लिखेंगे तो उसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे, इंटीग्रेशन करने के बाद मतलब होल हो जाता है, होल इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई, डी फाई वैल्यू हमने निकाला है ई डॉट ds, ई डॉट ds कंफर्म हो रहा है, ई तो हमारा बाहर हो जाएगा, होल सरफेस ऑफ ds। ई की वैल्यू क्या होती है, 1 अपान, याद होगा आपको, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर इंटू ds, मतलब एरिया लिए हैं, एरिया क्या होती है, ये हमारा सर्कल है ना, दिख रहा है ना, ds की जगह क्या लिखने वाले हैं, 4 पाई आर स्क्वायर ना, 4 पाई आर स्क्वायर। ये हमारा एक प्रकार का सर्कल न होने के कारण ये हमारा क्या बोलेंगे उसको, स्फेयर है, क्या है, स्फेयर, सर्कल नहीं है, सर्कल तो 2D में आपको दिख रहा होगा, स्फेयर है, स्फेयर की एरिया 4 पाई आर स्क्वायर होती है, आपको पता होगा, ठीक। ये स्फेयर है जी, एकदम गोलाकार, जैसे आप गेंद देखते हो ना, और ये वृत्त नहीं, वृत्त नहीं है, सर्कल नहीं है, ये गोला है, स्फेयर। अब देखेंगे फाई ई की जो वैल्यू निकल जाएगी हमारी, क्या क्या निकलेगी, ध्यान से समझिएगा, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, 1 अपान एप्सिलॉन नॉट इंटू में क्यू। प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ, जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो 1 अपान एप्सिलॉन नॉट गुना होता है किसके, चार्ज के। नोट कीजिए, समझ में आया, चलिए नोट कर लिए। इसमें भी और भी क्वेश्चन पूछ रहा है, आपको दिख रहा होगा कि फाइंड डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ, गॉस लॉ का हमें डिफरेंशियल फॉर्म भी बताना है, इतना नोट कर लिए हैं। चलिए अब की बार हेडिंग डालेंगे डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ। ये सॉल्यूशन हमारा चल ही रहा था, फॉर्म ऑफ गॉस लॉ, इसका डिफरेंशियल फॉर्म देखेंगे। एज वी नो दैट इंटीग्रेशन फॉर्म क्या था, सिंपल सा आप समझेंगे,
ई डॉट डी एस लिख दे यहाँ पर इक्वल टू 1/ε0 इंटू में, यही तो था। अब कुछ बच्चे सोचेंगे यहाँ पर तो सर फाई ही था, चलो हम दिखा देते हैं, डोंट वरी। यहाँ पर जानते हैं फ्रॉम गास लॉ लिखेंगे, फ्रॉम गास लॉ, वैसे होता थोड़ा सा शार्ट हो जाता। गास का नियम के अनुसार क्या होता है, फाई बराबर 1/ε0 इंटू क्यू। फाई को हम लिख सकते हैं जब हम स्मॉल सरफेस के लिए निकालते हैं, होल इंटीग्रेशन डी फाई क्यू अपान ε0, या फिर डी हमारा रहेगा ही, डी फाई जहां क्या लिखे थे ई डॉट डी एस क्यू अपान ε0, वही चीज हमने लिखा था, समझ में आया। ये इसका इंटीग्रल फॉर्म मिला था, इंटीग्रल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ। तो ई डॉट डी एस बराबर क्यू अपान ε0, यहां तक क्लियर हुआ। इसे बना लेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। किसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई। अब चलिए, नाउ इफ रो इज द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, रो क्या है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, देन रो हमारा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हो तो रो इक्वल टू क्या होता है, आपका बोल दिया जाए तो डी क्यू अपान डीवी होता है, रो इक्वल टू डी क्यू अपान डीवी होता है, सिंपल सी बात। अगर हम यहां से डी क्यू की वैल्यू निकालना चाहें, डी क्यू इक्वल टू रो डीवी, समझते चलिएगा। दोनों तरफ हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। ये सब तो आपको बताया गया था पहले से, क्योंकि जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होती है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इसीलिए तो बोला जाता है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। अब देखिए, जब इंटीग्रेशन कर देंगे, इधर डिफरेंशियल भी है और इंटीग्रेशन भी करेंगे तो ये कट जाएगा, बचे क्या, सिर्फ हमारा क्यू इक्वल टू, इधर तो हमारा इंटीग्रेशन हो ही जाएगा, रो इंटू डी। समझ में आया, ये क्यू की वैल्यू निकली। यहां तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है तो वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में करेंगे। ये इक्वेशन नंबर 2 बना लीजिए। अगर आप देख पा रहे हो, यहां से क्यू की वैल्यू उठा के ले जाकर हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ क्यू इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्यू वैल्यू जब रखेंगे क्या मिलेगा आपको, ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू की जगह क्या रखेंगे हम, रो इंटू डी वी, 1/ε0 पहले कर लीजिए, रो इंटू डी वी। किसी प्रॉब्लम तो नहीं हुई यहां तक। अरे अगर वेक्टर लगाना चाहो तो आप यहां से लगा सकते हो, कोई दिक्कत थोड़ी है, ये वेक्टर फॉर्म, ठीक। और भी कहीं छुटा हो तो लगा दीजिएगा ई डॉट डी एस पे। यहां तक कंफर्म हुआ, किसी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब हम बताएंगे अकॉर्डिंग टू डाइवर्जेंस थ्योरम। डाइवर्जेंस थ्योरम क्या होता है, सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज करता है, सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल को चेंज करता है। लिखेंगे, इसको बना लेंगे थर्ड, अकॉर्डिंग टू डाइवर्जेंस थ्योरम। डाइवर्जेंस थ्योरम के अनुसार क्या बोलेंगे, जो वेक्टर ई डॉट डी एस होता है इसको हम चेंज कर देंगे वॉल्यूम चार्ज में, वॉल्यूम इंटीग्रल में। क्या हो जाता है हमारा, डाइवर्जेंस ऑफ ई डीवी, यही तो होता है। सरफेस चार्ज को किस में चेंज कर देता है, वॉल्यूम चार्ज में। और डाइवर्जेंस थ्योरम है तो डाइवर्जेंस तो आएगा हमारा। यहाँ तक क्लियर हुआ। आप यार ध्यान दीजिएगा, डाइवर्जेंस थ्योरम हो गया, स्टोक्स थ्योरम हो गया, ये चीज हमेशा ध्यान दीजिएगा, किसका लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में कौन चेंज करता है, सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में कौन चेंज करता है, ये सब चीज आप ध्यान देते रहेंगे। अब स्टोक्स थ्योरम हमने आपको पहले बताया था। यहाँ तक कंफर्म हुआ। अब देख सकते हैं ई डॉट डी एस इक्वल है, इसे बना लेंगे 4 फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ से बताएंगे तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। जब इक्वल हो जाएगा तो हम इसको लिख सकते हैं कि वॉल्यूम इंटीग्रल डाइवर्जेंस ऑफ ई डीवी इक्वल टू 1/ε0 वॉल्यूम इंटीग्रल रो डीवी। समझ पाए यहां तक। दोनों तरफ का हमारा वॉल्यूम इंटीग्रल है तो वॉल्यूम इंटीग्रल हम हटा देंगे,
क्या करेंगे, वॉल्यूम इंटीग्रल हम क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। जब हम वॉल्यूम इंटीग्रल रिमूव करेंगे, ध्यान से समझिएगा, वॉल्यूम इंटीग्रल रिमूव करेंगे क्योंकि दोनों तरफ है, क्या आ जाएगा हमारा, डाइवर्जेंस ऑफ ए इक्वल टू 1/ε0 इंटू में रो। हम जानते हैं E इक्वल टू माइनस डाइवर्जेंस ऑफ V होता है ना, यही तो जानते हो कि E इक्वल टू माइनस डाइवर्जेंस ऑफ V, तो माइनस ये डाइवर्जेंस लिखे रहेंगे, इसके लिए लिख देंगे माइनस डाइवर्जेंस ऑफ V इक्वल टू रो अपान सेलन। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। वैसे भी हमें V की जरूरत नहीं है, तो सारी ग्रेड भी होता है, हमने डाइवर्जेंस भी बोल दिया, इक्वल टू ग्रेड भी होता है, तो यहीं पर आपका फिनिश हो जाता है। यही था आपका। अब करना क्या था ये पहले देख लेंगे। गास लॉ के अनुसार इतना होता है, यहां तक तो सबको क्लियर हो गया होगा। रो हमारा वॉल्यूम चार्ज हो तो रो इक्वल टू डी क्यू पान डी वी, यहां से डी क्यू बराबर रो डी वी निकालेंगे। यहां पर जब हम इंटीग्रेटिंग कर देंगे तो डाइवर्जेंस ही डाइवर्जेंस करें, डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन फॉर्म दोनों है तो कट जाएंगे, क्यू इक्वल टू बचेगा और वॉल्यूम इंटीग्रल आ जाएगा रो इनटू डीवी। अब हम क्या करेंगे, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये वैल्यू उठा ले जाकर फर्स्ट में रख देंगे, क्योंकि वैल्यू रख दिए। रखने के बाद हमने डाइवर्जेंस थ्योरम लगाया, लेफ्ट हैंड बराबर थे, राइट हैंड बराबर कर दिया और वॉल्यूम इंटीग्रल को कट करके हमारा फाइनली आंसर आ गया। तो ये निकल गया विच इज डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ। लिख लीजिए विच इज डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ, नोट कर लीजिए फटाफट से, नोट कर लिए हैं। चलिए अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, इसमें और भी पूछ रहा है, पॉइसन और लाप्लास इक्वेशन हमें बताना है। इसमें इतना हटा दिया जाए, पॉइसन एंड लाप्लास इक्वेशन। आप देख पा रहे हो यहां पर डिफरेंशियल फॉर्म से हमें मिला था, ये कह रहा है ना इक्वेशन फ्रॉम इट, इसी से हमको निकालना है, किससे, गॉस लॉ के डिफरेंशियल फॉर्म से हमें मिला है इतना, और वैसे निकलता भी है उसी से है। तो लिखेंगे यहां पर फ्रॉम डिफरेंशियल फॉर्म, जिस प्रकार बता रहे हैं अगर इस प्रकार आप सॉल्व करेंगे तब जाकर आपको पूरा नंबर मिलेगा। हालांकि पूरा नंबर मिलता नहीं, का 2 नंबर तो कट ही जाते हैं, वो तो है ही, कि फ्रॉम डिफरेंशियल इक्वेशन या डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ, गॉस लॉ के डिफरेंशियल फॉर्म के अनुसार क्या होता है हमारा, डाइवर्जेंस ऑफ ई इक्वल टू रो पान एप्सिलॉन नॉट। सिंस वी नो दैट, यहां पर लिखेंगे E इक्वल टू होता है माइनस ग्रेड V, इसके यहां लिखने दीजिए माइनस ग्रेड V होता है, माइनस ग्रेड V होता है। ग्रेड मतलब यहां पर डाइवर्जेंस नहीं होने वाला है, समझिए, क्रॉस लग जाए तो कर्ल हो जाता है, डॉट लग जाए डाइवर्जेंस, कुछ भी नहीं लगे तो ग्रेड V और रो पान एप्सिलॉन नॉट रहेगा यहां तक। अब हम क्या करेंगे, चूंकि ध्यान दीजिएगा यहां पर क्या है, डाइवर्जेंस है ना, हम जानते हैं, यहां पर लिख लीजिएगा सिंस वेक्टर E इक्वल टू माइनस ग्रेड V, ग्रेड V लिखे या फिर इस प्रकार लिखें, एक ही बात है। हम जानते हैं दोनों डेल्टा जो लिखा गया हमारा, अगर वो डाइवर्जेंस में हो तो वो उसका स्क्वायर हो जाता है, इसका स्क्वायर बन जाएगा इनटू में V इक्वल टू रो पान एप्सिलॉन नॉट। कंफर्म, यहां तक सबको कंफर्म हुआ? क्यों हुआ, सिंस अगर इसका डॉट प्रोडक्ट रहता है तो ये क्या हो जाता है, इसका स्क्वायर। आप वैसे जनरली देखते हो वेक्टर ई डॉट वेक्टर ई इक्वल टू ई स्क्वायर होता है, सब लोग जानते हो, ये वेक्टर फॉर्म में आपको बताया भी गया है। ठीक, चलिए यहां तक सबको क्लियर हुआ, कंफर्म। अब आगे हम बताएंगे, इसको लिख सकते हैं कि ओपन एप्सिलॉन नॉट, देखिए माइनस तो था ही, माइनस इधर लिखा है, माइनस को इस साइड भेज दीजिए, माइनस रो अपान एप्सिलॉन, लिखेंगे विच इज कौन सा इक्वेशन है, पॉइसन इक्वेशन, पॉइसन इक्वेशन। नोट कीजिए फटाफट से, सब लोग नोट कीजिए। अब हम देखेंगे कैसे हम निकालते हैं किसको, लाप्लास इक्वेशन। लिखेंगे, कंडीशन हम बना के लिखते हैं यहां पर, इफ देयर आर नो फ्री चार्ज, इफ देयर आर नो
फ्री चार्ज, मतलब इसके कहने का मतलब है कोई फ्री चार्ज ना हो तो Q इक्वल टू 0। इसके कहने का मतलब ये है जब Q इक्वल टू 0 होगा तो रो इक्वल टू 0 होगा ही। क्यों? देन दिखा दे रहे हैं रो इक्वल टू डी क्यू अपान dv बराबर 0। जब Q ही 0 होगा तो रो भी हमारा 0 होगा। जब रो 0 होगा तब फ्रॉम इक्वेशन नंबर ए, मान लिया कैपिटल है, फ्रॉम इक्वेशन कैपिटल कुछ भी मान लो यार, क्या दिक्कत है। तब हमारा क्या निकल जाएगा, डेल स्क्वायर v इक्वल टू 0, रो वैल्यू 0 तो यहाँ पर 0, विच इज लाप्लास इक्वेशन। उम्मीद करते हैं आप कभी भूलोगे नहीं, विच इज लाप्लास इक्वेशन। नोट कीजिए, एक आधे क्वेश्चन और देखते हैं। नोट कर लिए, बहुत बढ़िया। आप लोग बोर हो रहे होंगे, हम जानते हैं, क्योंकि आज बहुत ही लंबा वीडियो हो गया है। तो आप लोगों की थोड़ा माइंड में रखते हुए कि आप लोग परेशान हो गए होंगे, तो दो क्वेश्चंस और हैं जो हम इसमें बताने वाले हैं कि मैक्सवेल इक्वेशन और बीटा ट्रांस का हमारा लिमिटेशन बताना है और वर्किंग बताना है। तो आप लोग यहाँ तक देखिए, मैक्सवेल इक्वेशन यहाँ आई बटन में दिख रहा होगा, वहाँ पर जाइए, मैक्सवेल इक्वेशन क्लिक करेंगे, वहाँ से आपको मिल जाएगा। मैंने मैक्सवेल इक्वेशन पूरा प्रूव कराया है, वहाँ पर जाकर आप पूरा देख सकते हैं। इससे क्या होगा कि आप लोग थोड़ा सा थोड़ी देर बाद भी हो सकता है देख लें। तो और सेकंड जो आता है हमारा बीटा ट्रान के लिए आई बटन मिल रहा है हमारा, वहाँ पर भी देख हमें करा देता, लेकिन आप लोग बहुत ही बोर हो रहे हो क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वीडियो लंबा हो चुका है। इसी तरह के और वीडियो पाने के लिए आप सब्सक्राइब करे रहेंगे, बेल आइकन दबा रहेंगे, नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही प्रोवाइड कराती जाएगी जैसे हम वीडियो को अपलोड करते हैं। साथ साथ याद रखिए, अगर आपको मन में अभी कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, या कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया, या कोई क्वेश्चन ऐसा हो जो हमने नहीं पढ़ाया, क्योंकि हर एक क्वेश्चन तो पढ़ाना पॉसिबल नहीं है, तो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या सभी क्वेश्चन लगभग कराते हैं। कभी कभी ऐसा होता है किसी यूनिवर्सिटी से कोई भी क्वेश्चन छूट जाता है, तो आप इंस्टाग्राम पर जाइए, विवेक मिश्रा 2870, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दीजिए रही हो, वहाँ पर आप फॉलो कर लीजिए। वहाँ पर से आप क्वेश्चन पूछेंगे, हम आपकी प्रॉपर हेल्प करेंगे। साथ साथ आप फेसबुक पेज को अगर लाइक कर लेंगे, यूनिक क्लासेस वहाँ पर सर्च करेंगे, यूनियन क्लासेस, तो यूनियन क्लासेस जैसे ही आप सर्च करेंगे वो हमारा ही क्लास है। वहाँ पर हम बहुत ही अच्छी वीडियो अपलोड करते रहते हैं साइंस से रिलेटेड, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको नहीं पता होती है। साथ साथ ये जो क्लास होगी ये यूट्यूब पर भी जल्द ही अपलोड होगी, जिसमें हम बताएंगे कि आपको किस तैयारी करनी चाहिए, कौन सी प्रिपरेशन करनी चाहिए, कौन सी प्रिपरेशन करने के बाद ज़्यादा फील्ड किसकी ज़्यादा फील्ड है, किसकी ज़्यादा मांग है, कौन सी आपको तैयारी करनी चाहिए, किसको करने के बाद क्या कौन सा कोर्स करें कि कौन से ऑफिसर या कौन से पोस्ट पर हम आ सकते हैं, उन सब के बारे में चर्चा करेंगे। तो वो भी आप जरूर देखिएगा, जैसे ही आएगा तो हम आपको बताएंगे। हालांकि ये फेसबुक पेज पर भी अवेलेबल है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। साथ साथ ईमानदारी से आई बटन में जितने भी वीडियो दे रहे हैं दोनों वीडियो आप वहाँ से जाकर जरूर देखिए, अदरवाइज घाटा आपका है। तो ईमानदारी से बताइएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपने वीडियो देखी या नहीं देखी। आज के लिए बस इतना ही, जल्द ही हम मैथ थर्ड पेपर की भी ऐसे ही वीडियो लाने वाले हैं जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगली वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। गुड बाय।